हेलो फ्रेंड्स, डायनामिक लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और इन 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं एंड 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे एक वो बनाया है सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि तुम्हें आज हम 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। इवन जो तुम्हारे 2020 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं 1 मार्क के, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उसके बाद तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अर्थमैग्नेटिज्म है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो जितने भी चैप्टर है ना तुम्हारे, हर एक चैप्टर से 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे उसमें, जो तुम्हारे जो वीडियोज बनेंगे, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आज हम 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो उसमें कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और तुम्हारे कम से कम ये बोलता हूं मैं कि 99.9% तुम्हारे इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ये फिक्स है। तो 99.9% चांस बनता है कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पक्का आएंगे। क्लियर? तो और हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो उसके क्वेश्चन के ऊपर से हम उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिखा है, तो उस क्वेश्चन की थ्योरी क्या है, वो उसका आंसर कैसे आया, उस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम बस क्वेश्चन लिख दिया और उसका आंसर बता दिया, ऐसा कुछ काम नहीं है। हम यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे प्लस उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि तुम्हें पता लगे कि इसका आंसर कैसे आया है। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गिवन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क इज। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप रीड कर सकते हो। तो चाहे तो आप एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर? तो यहाँ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में उसके बाद और क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर। इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है एक चार्ज क्यू के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है हमको एट डिस्टेंस स्मॉल आर। जैसे क्या हो रखा है हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुमको। फर्स्ट ऑप्शन है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट अपन हम समझेंगे, जैसे कि एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू है। क्लियर? एक चार्ज क्यू दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और ये चार्ज क्यू जो है, ये चार्ज प्लस क्यू है। जैसे इसको यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारी ये पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर दे रखी है। प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस पी पॉइंट पर तुम्हारी जो फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? ऐसा होगा। ये पी पॉइंट इधर बना देते हैं, तो आप होटल से अंदर ही समझोगे उसको। तो किसी चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपन आर स्क्वायर। जैसे कि अगर मान लो ये चार्ज Q1 है और यहाँ से अगर R1 डिस्टेंस हमको फील्ड निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है फील्ड, तो यहाँ फील्ड क्या होगी, के Q1 अपन आर स्क्वायर होगी। ऐसा होगा, के Q1 अपन R1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा होता है। तो यहाँ पे गिवन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है किसी चार्ज के द्वारा स्मॉल डिस्टेंस आर पर, तो वो फॉर्मूला बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे चार्ज तो फिक्स है, जो क्यू चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, क्लियर, चार्ज क्यू दे रखा है, और के जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट होता है, तो दोनों कांस्टेंट हो गए। अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, तो इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, थर्ड नंबर का, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर रहेगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के और क्यू कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है, के इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको अगर हटाएंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन में लिखेंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर टुवर्ड इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर टुवर्ड्स इट्स सेंटर, क्या दे रखा है, देखो एक स्फीयर दे रखा है मेटेलिक का, क्या है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है। हम क्या कर रहे हैं, ये मेटेलिक स्फीयर दे रखा है, मेटेलिक स्फीयर की जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ना आउटर वाली, इस सरफेस से हम इसके सेंटर साइड जा रहे हैं, इसके सेंटर के साइड जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, इस पॉइंट 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 पर क्या होगी। तो यहाँ पे जब यहाँ सेंटर तक जाएंगे ना, सरफेस से सेंटर तक जो जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, या फिर डिक्रीज होगी, या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, या फिर सेम रहेगी। जो इंटेंसिटी यहाँ पे है वही इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर होगी, सेम होगी। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है जीरो रहेगी, क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना कि कोई मेटल का कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर, लाइक कोई आयरन की रोड होती है, या आयरन का स्पेयर होता है, या फिर एल्यूमिनियम की रोड होती है, एल्यूमिनियम का स्पेयर होता है, या एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है, ये आयरन का सिलेंडर होता है, ये कॉपर का रोड होता है, कॉपर का सिलेंडर, कॉपर का स्पेयर, कोई मेटेलिक बॉडी होती है, कोई भी XYZ मेटेलिक बॉडी होती है, उसके अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, उसके अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। या उसके सरफेस पे फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, क्लियर हो। सरफेस जस्ट बाहर फील्ड होती है, सरफेस के अंदर या सरफेस क्या होती है, जीरो होती है। इतना ध्यान रखो कि कोई मेटेलिक बॉडी होती है, उसके अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो होता क्या है, इनसाइड द मेटल या फिर मेटेलिक बॉडी, इनसाइड द मेटल या मेटेलिक बॉडी, और मेटेलिक बॉडी क्या होती है, मेटेलिक बॉडी आर आल्सो कॉल्ड कंडक्टर। मेटेलिक बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है। तो ये बात ध्यान रखना, कोई मेटेलिक बॉडी या फिर कोई कंडक्टर क्या होता है, मेटेलिक बॉडी को ही कंडक्टर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, यहाँ पे इनसाइड द मेटल या मेटेलिक बॉडी और आल्सो कॉल्ड कंडक्टर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। इनसाइड द कंडक्टर या फिर मेटालिक बॉडी, इलेक्ट्रिक इनसाइड द कंडक्टर या फिर मेटालिक बॉडी क्या होती है, जीरो होती है, या फिर इसको हम जीरो बोल देते हैं, क्लियर हुआ। तो कोई मेटेलिक बॉडी के अंदर या कोई कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है, जीरो होती है,
क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी ना तो सेम रहेगी, क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो कोई मेटेलिक स्फीयर दे रखा है, अगर हम सरफेस सेंटर पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, यहाँ भी फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी। तो इसमें क्या, अगर हम ऐसे बताते हैं इसको, जैसे कि ये तुम्हारा स्फीयर है, ऐसे स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर के इस पॉइंट पे भी फील्ड क्या है, जीरो, यहाँ भी फील्ड क्या है, जीरो, यहाँ भी फील्ड क्या है, जीरो, हर जगह फील्ड क्या है, जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द मेटेलिक बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा फोर्थ नंबर का, डी, रिमेन जीरो। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, यही तुम्हारी जो एमपी बोर्ड की एग्जाम होगी ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, या फिल इन द ब्लैंक आता है, या फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव आता है, या फिर मैथ कॉलम आएगा। तो एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछ देंगे वो, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, या फिर मैथ कॉलम में पूछ लेंगे, या फिर सेंटेंस में पूछ लेंगे 1 मार्क में। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा मेटेलिक बॉडी के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड नंबर एक क्वेश्चन बना लेंगे उसके लिए अलग से। तो यहां थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। क्लियर? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये हमको पता लगाना पहले। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको हम एप्सिलॉन आर पे डिनोट किया कैसे करते हैं, किससे नोट करते हैं, डिनोटेड एज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर पे डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ना कि कैपिटल के। कैपिटल के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, और स्मॉल के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या फिर स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ऐसा होता है। एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारे साइड 2019 या 2020 में पूछा है। क्लियर? ध्यान रखना इस बात को। और ये क्वेश्चन तुम्हारा शायद 2020 में पूछा हुआ है। क्लियर? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तुम्हें बता रहा हूं ना, जितने भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे। तो ये जो एप्सिलॉन है ये क्या होता है, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, वैक्यूम लिखा हुआ है ना ये। देखो ये रिलेशन ध्यान रखना तुम कि एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। इसको उठा के हम इधर लिखेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। क्लियर हुआ? ऐसा होता है। तो इसी को बोलते हैं, जो एप्सिलॉन आर होता है ना, इसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। देखो इतना ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोड, और हम जानते हैं एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नोड होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब वैक्यूम के लिए बात करें
तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, या नहीं तो इतना तुम ध्यान ही मत दो उस चीज के लिए। इतना ध्यान रखो कि वैक्यूम के लिए तुम्हारा, तुम एक तो ये फार्मूला याद रख लेना, ये फार्मूला बहुत काम का है क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये भी ध्यान रखना। वैक्यूम या फिर इसको एयर भी बोलते हैं, फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। क्लियर? ये फार्मूला भी याद रखना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम ऑब्लिक एयर। क्लियर? ऐसा होता है, ये एप्सिलॉन आर का फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ कर रहा हूं, तो होता है क्या है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1 होती है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 1 होता है। फॉर वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। क्लियर हो? अच्छा, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। फॉर एयर एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.005 होती है, समथिंग 1.005 होती है, या फिर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 ही बोल देते हैं। तो एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 ही होती है, मतलब एयर के लिए 1.005 होती है पर हम उसको 1 बोल देते हैं, लगभग 1 पॉइंट समथिंग होती है। अच्छा, फॉर मेटेलिक बॉडी, या हम मेटल बोल सकते हैं, या फिर हम उसको कंडक्टर बोल सकते हैं, कंडक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो? तो इसके लिए जो एप्सिलॉन आर होता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, और तुम्हारी जो मेटेलिक बॉडी होती है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्लियर? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तुम्हारा पहले आया हुआ है, सन 2018 या 19 में आया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देख लेता हूं क्वेश्चन में एक बार। वाटर के लिए आया, सॉरी किसके लिए आया? इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना, तो इसको रब कर रहा हूं। फॉर वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 80 होती है। क्या होती है? वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 80 होती है, 80। तो ध्यान रखना, वैक्यूम के लिए कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू? 1। एयर के लिए 1 होती है। मेटल या कंडक्टर के लिए, मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्लियर हुआ? तो मेटल या कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होती है, और वाटर के लिए कितनी होती है? 80 होती है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना। तो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। आई होप डेट कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे इतना पता है कि मैं जो समझा रहा हूँ और तुम इसको अगर वीडियो को देख रहे हो अच्छी तरह से, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखोगे और समझोगे तो आपको इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसे समझ जाओगे और फ्यूचर में आपको याद रहेगा। क्लियर? तो फोर्थ नंबर की बात करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r h। अब देखो इस चीज समझते हैं। देखो ये बात कर रहा डायपोल की, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्लियर हो? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो उस जो डिस्टेंस r है डायपोल से उसकी प्रोपोर्शनल होगी, या r स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगी, या r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फर्स्ट अपन समझते हैं डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या होता है? दो चार्ज
टू अपोजिट चार्ज मतलब दो अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और प्लस क्यू और माइनस क्यू की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम है। दो चार्ज हैं, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, क्लियर, आर केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, है ना, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमको उसको बोलते हैं 2l, क्या बोलते हैं 2l, तो उसी को बोला जाता है डायपोल, क्या बोला जाता है डायपोल। तो देखो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसा होता है। इसमें होता है क्या है, देखो इसमें होता है क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है, क्या होती है 2l होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे नोट करते हैं एरो से। तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्लस क्यू तो एरो साइड हो जाता है और माइनस क्यू उसकी टेल पर हो जाता है, प्लस क्यू उसके हेड पर हो जाता है और माइनस क्यू उसके टेल पर हो जाता है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2l होती है, इनके बीच की डिस्टेंस इसको से बनाते हैं वो होती है 2l होती है, क्लियर हुआ। अच्छा इलेक्ट्रिक, अब ये क्वेश्चन पूछा आता है, अब देखो इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो डायपोल बता दिया, डायपोल होता है क्या है, डायपोल होता है कि जिसमें दो चार्ज और सेम चार्ज होना चाहिए, दोनों सेम चार्ज होना चाहिए, एक प्लस क्यू और अपोजिट होना चाहिए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2l होती है, क्या होती है 2l होती है, क्लियर। ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा डायरेक्शन, अच्छा अब इससे क्या निकलता है, डायपोल मोमेंट निकलता है, क्या निकलता है डायपोल मोमेंट निकलता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2 × 2l, क्या होता है 2 × 2l होता है। मतलब क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, कोई भी एक चार्ज ले लो, क्यू ले लिया या माइनस क्यू ले लिया, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू ले लिया, क्लियर हो, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है 2l है, ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम ए से पी फिर नोट करते हैं, कैसे फिर नोट करते हैं, तो पी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो पी वेक्टर इक्वल टू हो जाता है q × 2l वेक्टर, ऐसा होता है, क्लियर। ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट तुम्हारा p वेक्टर होता है, तो q × 2l वेक्टर, ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट होता है, ऐसा होता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है p वेक्टर इक्वल टू q × 2l, ऐसा होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर +5 कॉलम रखा हुआ है, यहाँ पे -5 कॉलम रखा हुआ है, क्लियर हो, यहाँ -5 कॉलम चार्ज रखा हुआ है, +5 कॉलम चार्ज रखा हुआ है, तो ये ऐसे होगा। अच्छा इसमें जो डिस्टेंस है ये होगा 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसके बीच की, कितनी डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो 2l का वैल्यू कितना होगा, 2l का वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर, और q का वैल्यू क्या होगा 5 कॉलम, कितना होगा 5 कॉलम, मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 कॉलम। अगर इसका डायपोल मोमेंट निकालना है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा p वेक्टर इक्वल टू q × 2l होता है, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 5 कॉलम चार्ज है और डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, हो जाएगा तुम्हारा 10, क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। अच्छा ये q × 2l है, तो ये चार्ज जो है लेंथ है, तो यूनिट क्या आएगी कॉलम, और लेंथ अगर मीटर में तो मीटर में जाएगा कॉलम मीटर, और लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो कॉलम सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या आएगी कॉलम सेंटीमीटर, कॉलम सेंटीमीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, 10 कॉलम सेंटीमीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, क्लियर हो। अच्छा ये बात ध्यान रखना, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होती है, हमेशा
प्लस से माइनस साइड होती है, क्या होती है, सॉरी माइनस से प्लस होती है, क्या होती है, माइनस से प्लस होती है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस से प्लस साइड होती है। देखो एरो कहाँ से जा रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, तो रब कर रहा हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू 2L। डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू 2L। इसको डिनोट किया जाता है A से, यहाँ प्लस क्यू होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस क्यू होता है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L होती है। इनके बीच की डिस्टेंस 2L होती है। क्लियर हुआ, ये तुम्हारा होगा डायपोल। तो हमने यहाँ पे डायपोल एक्सप्लेन कर दिया तुमको। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसने बोला है डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो पहले तो हमने डायपोल समझा, अब डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। क्लियर, तो इसको अब कर रहा हूं मैं। देखो डायपोल की दो पोजीशन होती है, ये तुम्हारा डायपोल है, ये तुम्हारा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है। अगर डायपोल की हमें इसको ऐसे रब करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर डायपोल की एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। अगर हमको डायपोल की, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं, ये एक्सिस होगी इसकी, और अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है या किसी इस पॉइंट पे निकालना है या फिर इस पे निकालना है या फिर इस पे निकालना है तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल। या फिर मुझे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकालना है फील्ड। ये डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, जस्ट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक लाइन खींच दो, तो ये लेंथ है तुम्हारी L और ये तुम्हारी L। ये जो लाइन है ये तुम्हारी एक्सियल लाइन है, ये तुम्हारी जो लाइन है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर पे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पर अगर किसी पॉइंट पे अगर निकालना ना तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। मान लो मुझे यहां निकालना है तो ये पोजीशन कौन सी होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हुआ, ऐसा होता है। तो डायपोल की अगर एक्सिस पे अगर फील्ड निकालना किसी पॉइंट पर तो उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और डायपोल के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और उस परपेंडिकुलर लाइन पर अगर किसी पॉइंट पर हमको फील्ड निकालनी है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। डायपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और वहां पर अगर किसी पॉइंट पर अगर हमको निकालना है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हो, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके फार्मूले होते हैं जो तुमको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू डायपोल। एक डायपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अच्छा ये ध्यान रखना, इसकी डेरिवेशन भी तुम्हारे एग्जाम में आती है।
डायपोल की एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका डेरिवेशन भी तुम्हारे एग्जाम में आता है। क्लियर? तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मिनिमम 5 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आते हैं, फिर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 5 मार्क्स का तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन आता है। तो या तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछेगा या तुम्हारे एक्सियल पोजीशन पर पूछेगा वो। क्लियर? तो हम वो एक वीडियो में उसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे तुमको। अभी ध्यान रखो, अगर हमें एक डायपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर हमें डायपोल की अगर एक्सियल पोजीशन में निकालना है, एक्सियल पोजीशन पर, डायपोल की अगर एक्सियल पोजीशन पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो होता है Kp अपॉन 2Kp अपॉन RQ। क्या होता है? 2Kp अपॉन RQ फॉर्मूला होता है। यहाँ K क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। K की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता है। और ये जो P होता है, ये P क्या होता है? Q × 2L होता है। और R क्या होता है? कुछ डायपोल पे डिस्टेंस, जैसे कि डायपोल है, ये -Q है, ये +Q है। क्लियर हो? और मुझे इसकी एक्सियल, मान लो मुझे इस पॉइंट पे, ये तुम्हारा C पॉइंट दे रखा है, इस C पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो R होगा ना, वो R क्या होगा तुम्हारा? इस डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस होगी R, इस R होगी। और यहाँ पर फील्ड क्या होगी? फील्ड ऐसे निकालेंगे, फील्ड जो E होगा वो होगा 2Kp/RQ। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? E एक्सियल लिख दो या E एक्सियल पोजीशन लिख दो। क्लियर हुआ? तो ये फार्मूला होता है, तुम्हें याद रखना है 2Kp/RQ एक्सियल पोजीशन के ऊपर। सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछा है, E इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है Kp/RQ। क्या होता है? Kp/RQ। तो ये डायपोल है, ये डायपोल है, ये +Q और ये -Q, ये तुम्हारी इक्वेटोरियल लाइन। मान लो मुझे इस पॉइंट में निकालना है फील्ड। क्लियर हो? सॉरी, ये -Q है, ये +Q। मुझे इस पे फील्ड निकालना है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना E, वो होगा Kp/RQ। क्या होगा? Kp/RQ होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है डायपोल की, वो होता है Kp/RQ, और इसमें जो R डिस्टेंस होता है वो होता है ये डिस्टेंस, इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस R होती है। क्लियर? तो एक्सियल पोजीशन पर होता है 2Kp/RQ और इक्वेटोरियल पर होता है Kp/RQ। तो यहाँ पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल डिपेंड ऑन डिस्टेंस R H। क्लियर? तो R डिस्टेंस पर तुम्हें एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है। किस पे निकालना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है फील्ड। तो देखिए आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, इक्वेटोरियल पे क्या होता है? ये होता है Kp/RQ। तो ये तो डायपोल है, Q × 2L, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना? तो देखा जाए यहाँ E जो है प्रोपोर्शनल टू 1 क्या है? R³ है। ऐसा हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, डिवाइड बाय R³ है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा C। क्या होगा आंसर? C होगा। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। क्लियर? तो हमने बहुत सारी चीज समझ ली यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? Kq/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे R² के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन मूविंग कंडक्टर, कंडक्टर या किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1 होता है। क्लियर? एयर के लिए 1 होता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, वाटर के लिए 80 होता है, 80 होता है। और तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है? 2Kp/RQ होती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होती है? Kp/RQ होती है। क्लियर?
तो क्या होता है, अगर तुम्हें एक्सेल पोजीशन में पूछा है ना कि एक्सेल पोजीशन पर तुम्हारी फील्ड क्या होती है, वो भी आर क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या ई इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है ना। अगर तुम्हें ई एक्सेल ही बोला गया ना, एक्सेल पोजीशन पे क्या होता है, वो भी क्या होती है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब होगी, वहां भी क्या होगी आर क्यूब के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। मान लो एग्जाम में ये नहीं पूछते, वो एक्सेल का पूछ लिया, तो वहां भी क्या लिखोगे 1 अपॉन आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डायपोल के केस में। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कॉलम पर न्यूटन, सेकंड वोल्ट, थर्ड इज न्यूटन पर कॉलम एंड फोर्थ इज न्यूटन पर वोल्ट। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान रखना, हमने किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा जैसे कोई चार्ज Q है, इसके द्वारा किसी डिस्टेंस R पर, जैसे कि पॉइंट P है, हमें पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी KQ अपॉन R स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। अगर ये प्लस Q चार्ज है तो इससे अवे होगी, इस चार्ज से अवे होगी फील्ड। अगर ये माइनस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, डिस्टेंस R है, ये पॉइंट P है, अगर माइनस Q चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या होती है माइनस की, प्लस की साइड क्या होती है प्लस से तो अवे जाती है, ऐसे फील्ड निकलती है प्लस से, तो ये अवे हो जाएगी। और माइनस पे क्या होगा, तो फील्ड लाइन ऐसे आएगी। तो पॉइंट P के ऊपर माइनस Q के द्वारा फील्ड निकालनी है, तो फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे आएगी माइनस Q की साइड। तो यहाँ पर होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई फील्ड E दे रखी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है, क्लियर, और यहाँ पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है, तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, तो उस पर एक फोर्स आ जाता है। क्या आता है, एक फोर्स आ जाता है, क्लियर। तो वो फोर्स जो होता है, तो इस चार्ज को फोर्स लग जाएगा F, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू ई होती है, क्या होती है F इक्वल टू Q इंटू ई, तो ये जाएगा Q इंटू ई, ये फोर्स लगेगा। अच्छा क्या होता है, अगर वो प्लस चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर वो माइनस चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऐसा होता है। देखो ये एक्सटर्नल फील्ड बाहर देखिए, ये प्लस Q चार्ज है, अगर ये प्लस Q चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, ये प्लस Q चार्ज है तो फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसे बताते हैं, इसको भी रब कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, एक प्लस Q चार्ज रख दिया, इस टाइप से ऐसा रख दिया, तो इस पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू आई Q इंटू ई, ऐसा होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर माइनस चार्ज रखता हूँ, अगर ये माइनस चार्ज रखता हूँ, तो माइनस चार्ज पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट से राइट जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या है Q इंटू ई। हमें माइनस साइन क्लियर हुआ, ऐसा लगेगा, फोर्स वैल्यू आई Q इंटू ई, ऐसा होगा। अब देखो इसको रब कर रहे हैं, ये इधर समझ लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू निकला Q इंटू ई, हमने फोर्स इक्वल टू फाइंड आउट किया Q इंटू ई, क्लियर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालते हैं, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो E की वैल्यू आती है F अपॉन Q, इस चार्ज Q को नीचे ले गए, ऐसे ले गए, तो F इक्वल टू QE, तुम्हें फार्मूला याद रखना है पहले तो, F इक्वल टू QE, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू QE। अब देखो यहाँ क्या किया, Q को हम नीचे ले गए, तो E इक्वल होगा F बाई Q, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इज द फोर्स ऑन द चार्ज, और Q इज द चार्ज, है ना।
क्यू क्या है, चार्ज है, वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, यूनिट निकालनी है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है तुम्हारा, सी, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब 6 नंबर क्वेश्चन आया, तो 6 नंबर के ऊपर आते हैं। देखो मैं कुछ एडवांस चीज बता रहा हूँ क्वेश्चन से हटके, यहाँ क्वेश्चन तो सोल्व कर ही रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आने के चांस बनते हैं, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारे आने के चांस बनते हैं। इवन तुम्हारे आने वाले क्वेश्चन में उस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे। जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन जो भी तुम्हें थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है, तो उसी के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे आगे जाकर। तो तुम्हें थ्योरी ध्यान में रखनी है, और तुम जहाँ तक हो सके वीडियो को स्टार्टिंग में देखना, ताकि तुम्हें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा, अभी पता लगेगा तुमको। क्लियर। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं पूरे जो एमपी बोर्ड का जो फिजिक्स है, इसे कंप्लीट वीडियो लेक्चर डालने वाला हूँ, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स के, और उसमें से ये मानता हूँ कि 99% तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये फिक्स है। और मुश्किल से 10 से 12 लेक्चर रहेंगे तुम्हारे, और पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तुम्हारा, और विद इन मंथ ऑफ दिसंबर हम खत्म कर देंगे। और हिंदी मीडियम के लिए हम ट्राई करेंगे कि हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर भी तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता लगा, इक्विपोटेंशियल और सरफेस, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस वो सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जैसे कि प्लेट दे दी, अगर ये मेटल की प्लेट है, क्या है, मेटल प्लेट है, ये बात ध्यान रखना, मेटल की कोई बॉडी हो, मेटल की हर एक बॉडी या कोई भी कंडक्टर हो, उसकी सरफेस का हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। उसकी सरफेस का हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। उसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये मेटल है, मेटल बॉडी या कंडक्टर बोल सकते हैं। क्लियर हो। तो ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल को बोलते हैं V, क्या बोलते हैं, V एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस आर इक्वल। एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस आर इक्वल, सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो पॉइंट ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, ये डी लिया, तो वी ए इक्वल टू क्या होगा, वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। क्लियर हो। तो मेटल की बॉडी जो होती है, एक कंडक्टर जो होता है, उसकी सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हो, ये बात ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारी जो बॉडी की जो सरफेस है, बॉडी की जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल बिटवीन बॉडी, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ बॉडी, क्या हुआ, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ बॉडी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना। देखो ये सब थ्योरी के पॉइंट भी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो तुम्हें ये पॉइंट सब तुम्हारी जगह एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनाना, उसमें तुम जैसे 1 मार्क क्वेश्चन है जितने मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ सबको लिख लेना, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना और उसका आंसर भी लिख देना। प्लस जो थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, इस पॉइंट को भी लिख लेना साइड में। हर एक क्वेश्चन के बाद ये थ्योरी लिख लेना ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि सर ने क्या बताया था और तुम्हें समझने भी आसानी रहेगी। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, तो थ्योरी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्लियर, तो हम एक क्वेश्चन तो सोल्व कर ही रहे हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। क्लियर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जनरली जो मेटेलिक बॉडी होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, उसकी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ ना, ऐसे करके, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रही है तो ये क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आ रही है, परपेंडिकुलर ही बनेगी सरफेस का, ऐसे होगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हुआ, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। कितना होगा, 90 एंगल होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब 7 नंबर पर जाते हैं। तो यहां पर गिवन है द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय E by Q, Q by E, QE, E minus Q। ये तो अभी एक्सप्लेन किया हमने, जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमने एक्सप्लेन किया। ऐसे एक्सप्लेन किया ना कि अगर कोई चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इस पर फोर्स कितना लगता है, QE लगता है। और प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शनल फोर्स लगता है, और अगर माइनस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या आएगा, Q इंटू E। तो क्या आंसर होगा, सी वाला आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 3rd नंबर का, सी। बहुत आसान है, देखो मैंने बताया था ना, मैं जो थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर आगे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, ये मैंने बताया डायलेक्ट्रिक, अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन आया था तो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम 1 होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1 होता है, मेटल कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, वाटर कितना होता है, 80 होता है, वाटर का 80 होता है। तो मेटल का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, ये हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, एक ही फार्मूला होता है और इसकी वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो क्या आंसर आएगा, ये तो 1 दे रखा, सी आंसर होगा इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी आंसर होगा इसका। अच्छा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, देखो ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। वाटर कितना होता है, 80 होता है, 80। तो सी आंसर होगा। क्लियर, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस विल बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको समझेंगे ना। अब देखो तुमने अगर मेरा लेक्चर पहले देखा होगा, अभी पहले से स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से हो गए 3 क्वेश्चन तो। क्लियर, क्योंकि हमने जब पहले थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो क्वेश्चन किसी और के ऊपर थे और मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई थी जो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में तुम्हें मिल गई। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, क्या दे रखा है, एक स्फेरिकल वो है
कंडक्टर है, ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अच्छा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर होता है जिसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब होता है कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर जैसे कि तूने पंखे में देखा हो जो कंडेंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, एक तरह का कैपेसिटर होता है, क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, क्लियर हो। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, क्लियर हो, इतना ध्यान रखना। और जिसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसी को बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं उसका, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी, क्लियर हो, समझ में आया बात यहाँ पर। तो यहाँ पे दे रखा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और उसका कैपेसिटेंस दे रखा है इन्होंने 1 माइक्रोफेरेड। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है वो फेरेड होती है या माइक्रोफेरेड होती है। एसआई, ये क्वेश्चन भी आता है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। वो होती है फेरेड, इसको एफ से नोट करते हैं, या फिर होती है माइक्रोफेरेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि फेरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम उसको माइक्रोफेरेड में लिखते हैं, क्लियर हुआ। तो 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है कैपेसिटेंस, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड दे रखा है, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लेना, और मैं इसको रब कर रहा हूं अभी इस वाले पार्ट को। अभी क्वेश्चन आगे आएगा, आगे जाकर ये क्वेश्चन बनकर आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है। अच्छा, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस को सी फिर नोट करते हैं, क्लियर हो। तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्लियर हो। ये फार्मूला होता है, ये तुम्हें फार्मूला याद रखना है, किसका होता है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होता है ना, ये फार्मूला स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होता है। और एक बात ध्यान रखना, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है k, क्या होता है k, इसकी वैल्यू होती है 9×10, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। और इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, पता होगा तुमको बात, क्लियर हो, ऐसा होता है। तो देखो इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁶ फेरेड दे रखा है। तो 10⁻⁶ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी रेडियस पूछी है। और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, क्लियर। तो इसको नीचे ले आएंगे, तो 10⁻⁻⁶, इसको इधर से सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻⁶ अपॉन, देखो इससे 10⁻⁶ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है r, ऐसे होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁹ होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9×10⁹ होती है। तो हो जाएगी 10⁻⁻⁶ इंटू 9×10⁹, ये होती है r, क्लियर हो। आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ना। तो इसको इधर सोल्व करते हैं। अब देखो ये 10⁻⁶ है, देखो शायद तुम्हें दिख नहीं रहा हो, तो हम इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। ये सब चीज़ तुमने नोट कर ली होगी, इसको रब कर रहे हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं।
देखो C इक्वल टू दे रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसा हो रहा है, तो ये जाएगा C इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा R। इसको हम इस वाले टर्म को इधर ले गए, C की वैल्यू देखिए 10⁻⁻6 इंटू इसकी वैल्यू होती है 9 10⁻9 इक्वल टू R, तो जाएगा 9 10⁻6 से 10⁻9 है, तो ये है R, मतलब R इक्वल टू जाएगा 9000, ये होता है मीटर में, क्या होता है मीटर में, तो इसको बोल सकते हैं 9 किलोमीटर, क्या बोल सकते हैं 9 किलोमीटर। और R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होता है, तो इसकी रेडियस क्या है स्फेरिकल कंडक्टर की 9 किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा 9 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर थ्योरी भी समझ लिया कि थ्योरी क्या होता है, क्लियर, और इसका आंसर भी लिया है, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। जैसे कि तुम्हारे मैंने बताया था कि तुम्हारे जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हारे मेथड कॉलम पे आ सकता है एंड फिल इन द ब्लैंक इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में बन सकते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमने जो थ्योरी एक्सप्लेन किया है उसी के बेस पे बनेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, जो हम 10th क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 का है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है सबको पता होगा, ऑब्वियसली सबको पता होगा, तो ध्यान रखना ये बात। इसको यहाँ पे इधर करते हैं, क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो ये होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कोलम, ये होता है क्या। देखो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, क्लियर। और चार्ज अगर तुमने माइनस नहीं लगाया, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के ऊपर अगर तुमने माइनस नहीं लगाया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कोलम होता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को ई से डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको भी ई से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को भी ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, पर इसका चार्ज माइनस में होता है और इसका चार्ज क्या होता है प्लस में होता है, 1.6 10⁻⁻19 कोलम, ये प्लस में होता है, क्लियर हुआ। अच्छा, इन दोनों का मास सेम नहीं होता है, दो चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, पर ये माइनस में ये प्लस में। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 10⁻⁻31 kg, ये होता है। और अगर मास ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए, मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब देखो क्वेश्चन एक दिया रखा है और हमने चार्ज एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। मान लो इस क्वेश्चन के अलावा ये चीजें पूछ ली जाए, चार्ज और प्रोटॉन पूछ लें तो तुम बता दोगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, ये ध्यान रखना, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है और प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा ये -31 है पावर, इसमें -27 है, ये तुम्हारा 10,000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से 10,000 गुना हल्का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन जो होता है वो 10,000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के, क्लियर। तो इसका आंसर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -9, इसको फिर नोट इससे लिख देते हैं, ये आएगा -9.1 10⁻⁻31, सॉरी गलती होगी यहाँ पे, ये होता है तुम्हारा -1.6 10⁻⁻19 कोलम होता है, इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ब्रैकेट में दे रखा है स्केलर या वेक्टर, इन दोनों में से एक बताना है, स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई से डिनोट किया जाता है।
इसका फार्मूला होता है E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। अगर मैथ वाले स्टूडेंट है तो समझ जाएंगे, और अगर बायो वाले स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है वो हम ज्यादा उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे नहीं, इतना ध्यान रखो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट ए। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाइव, जिसका फॉर्मूला होता है E डॉट ए। क्या होता है? E डॉट ए होता है। अब ध्यान रखना, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है स्केलर। क्या होता है? स्केलर होता है। क्लियर हो? तो हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा स्केलर। और ये फार्मूला तुमको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट है। क्लियर? इसका अगर यूनिट की बात करें, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E डॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। और ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया क्या होता है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट क्यों जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फार्मूला भी आ सकता है तुम्हारा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? E डॉट है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम होती है। ये क्या? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। क्लियर? अच्छा, समझ आ गई ये बात? अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्जेस प्लस Q माइनस Q आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस 2L। एक डाइपोल के अंदर प्लस Q और माइनस Q 2L डिस्टेंस के पर सिचुएटेड है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, अगर आप लेक्चर स्टार्टिंग से देखोगे तो पता लग जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर दो चार्ज इक्वल है, दो अपोजिट चार्ज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट होता है। इसको डाइपोल मोमेंट को हम P से नोट करते हैं, Q इंटू 2L हो जाता है। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? Q इंटू 2L। ये तुम्हारा आंसर रहेगा। इसको रेड पेन से लिख देते हैं यहाँ पर। Q इंटू 2L, ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। क्लियर? डाइपोल मोमेंट होता है P वेक्टर। क्या होता है? P वेक्टर से नोट करते हैं। क्लियर? और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है इसकी? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब माइनस Q से प्लस Q होती है। क्या होती है? माइनस Q से प्लस Q होती है। माइनस Q से प्लस Q तुम्हारी क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज आर। एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? अब देखो इसके ऊपर एक थ्योरी का पॉइंट आता है, समझाते हैं। एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखो तुमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बाय
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें मतलब क्या होता है कि चार्ज को हम n इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी चार्ज को हम n इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं ना, ब्रेक कर सकते हैं। और n क्या होता है, इसमें इंटीजर होता है। n क्या होता है, इंटीजर होता है। किसी भी चार्ज को हम उसको n इलेक्ट्रॉन तोड़ सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा 5 कूलम चार्ज है, तो 5 कूलम के हम n इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। क्लियर हुआ। और n क्या होता है, इंटीजर होता है। ये हम इसको बोल सकते हैं, ये चार्ज है, q क्या चार्ज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ। ये होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। किसी भी चार्ज को हम n इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर सकते हैं, ये होता है बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कॉलम ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू एन। तो चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कॉलम है। चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कॉलम है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हुआ। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको रब कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना, इसको रब कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल टू एन ही होता है। क्लियर। अब यहाँ n इक्वल टू क्या आएगा, q बाई ई हो जाएगा। क्लियर। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और q की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर, 1 कॉलम दे रखी है और e की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर। तो n इक्वल टू क्या आएगा, 1/1.6 10⁻⁻19 ये हो जाएगा। क्लियर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको हटाया पॉइंट को तो 10 हो जाएगा ये। अच्छा ये हो जाएगा 10 × 10⁻19 ऊपर चला जाएगा ना, ये डिवाइडेड 16। इसको एक इधर ले लिया तो ये आएगा 100 10⁻19 10⁻18/16। सोल्व कर लेना इसको, हो जाएगा ना। तो ये आएगा 16 6 जा 96 है ना, ये आएगा 3। तो इसका आंसर आएगा 6.25 10⁻18। कितना आएगा, आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको अगर तुम सोल्व करोगे कि अगर तुम इसको सोल्व करोगे 1/1.6 10⁻⁻19, अगर तुम इसको सोल्व करोगे, चार्ज 1 कूलम दे रखा है और ई की वैल्यू 1.6 10⁻�19 होती है, तो इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वो बोले कि 5 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की वैल्यू कितना रख दोगे, 5 रख दोगे अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अगर वो बोले कि 100 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की वैल्यू 100 रख दोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दोगे, तो उसमें एन की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये तुम्हारा आंसर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको पता लगा, Q इक्वल टू एन ही होता है। एक चार्ज को हम n इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। इसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है और Q चार्ज की वैल्यू होती है जिस चार्ज को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो इसको रब कर रहे हैं, नोट डाउन कर लेना। अब रब कर रहे हैं इसको। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा ये 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। क्लियर। स्पेसिफिक चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो स्पेसिफिक, इसको ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, चार्ज अपन मास। क्लियर हो। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, देखो ये Q/m है मतलब कॉलम, इसकी यूनिट होती है कॉलम पर केजी। क्या होती है, कॉलम पर केजी, ऐसा होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, तो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ चार्ज क्या है,
क्यू एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ E बाई एम की वैल्यू पूछी है। क्या पूछिए? E बाई एम की वैल्यू पूछी है। क्लियर? सॉरी, यहाँ बोला है स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है ना, तो यहाँ क्या होता है Q बाई एम होता है, तो इलेक्ट्रॉन वाला पूछा है ना, तो यहाँ E बाई एम हो जाएगा। E बाई एम की वैल्यू पूछी है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपन इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक वैल्यू पूछी है ना, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पर आएगा E बाई एम, तो यहाँ पर जाएगा 1.6 × 10⁻19, मास जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर हो? तो मैं इसको सोल्व कर लेना। तो देखो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन पूछा था हमसे, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? E बाई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E बाई एम हो जाएगा। तो E बाई एम में क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कॉलम होता है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻31 kg हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछी है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज की वैल्यू अपॉन मास ऑफ द चार्ज, जिस चार्ज का तुम स्पेसिफिक निकाल रहे हो, स्पेसिफिक वैल्यू निकाल रहे हो। क्लियर हो? तो ये स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो E बाई एम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कॉलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना इससे 1.6 × 10⁻19 कॉलम को डिवाइड करोगे 9.1 × 10⁻31 kg, तो वैल्यू आएगी -1.758 × 1011 कॉलम पर kg। कॉलम पर kg क्यों? इसकी चार्ज की वैल्यू कॉलम है, यूनिट इसकी kg है। क्लियर हो? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1.758 × 1011 माइनस में कॉलम पर kg। तुम इसको ध्यान रख सकते हो है ना, क्योंकि 2020 में आया है, तो 2021 में आने का चांस बनता है 2021 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो स्टार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल, मैंने एक्सप्लेन किया था अभी कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया था कि वो सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो, जिसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जिसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, लाइक कंडक्टर या मेटल की सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम एज। ये बात ध्यान रखना, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। निकालने के तरीके होते हैं, पर तुम ध्यान रख लो, ज़्यादा बेस्ट है ना। तो शॉर्टकट में समझाने का ये तरीका है, तुम उसको समझ लो, ध्यान रख लो कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है लगभग क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, तो ध्यान रखना इस बात को। द फोर्स बिटवीन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज F। दो चार्ज रखे हुए हैं, जैसे कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? R दे रखी है। अज्यूम कर लेते हैं इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या दे रखा है? F दे रखा है। और हम जानते हैं कि बाय इलेक्ट्रिक कूलम्ब लॉ में जो फोर्स होता है वो होता है K(Q1Q2)/r²। K(Q1Q2)/r²। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? F दे रखा है। अब इसने दे रख दिया कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम हाफ कर दें, मतलब पहले R डिस्टेंस रखे हुए थे, अब उसको हम R/2 भी कर दें, तो चार्ज को हम Q1 है Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस हमने R/2 कर दी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? वो पूछा है उसने। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको इनके बीच का जो फोर्स हम बोल रहे थे F1 है, इनके बीच का फोर्स जो F था तो K(Q1Q2)/r²। अब हमने डिस्टेंस हाफ कर दी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। F1 = K(Q1Q2)/r के R/2 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा K(Q1Q2)/r²/4, ऐसा हो जाएगा नहीं। तो F1 = क्या आएगा? ये 4 को ऊपर ले जाएंगे, 4K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा के क्यू, अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये तो एफ है, ये क्या है एफ है ना, तो ये जो वैल्यू ये तो एफ है, तो ये हो जाएगा 4f, ये तो एफ है ना, हो जाएगा 4f। तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, f1 की वैल्यू आएगी 4f। तो अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर हम हाफ कर देते हैं, रिड्यूस करके हाफ कर देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा उनके बीच का, 4f हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इसी लेक्चर में। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, पर हम इसे बोल देते हैं कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है ना, जनरल लैंग्वेज में यूनिट ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है ना कैपेसिटर अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी तीनों एक ही चीज है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड होती है। या फिर हम अगर सीधे सी बात करें तो माइक्रो फैरेड हो जाएगी। फैरेड को हम एफ से नोट करते हैं, क्लियर हुआ, ऐसा होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कैपेसिटेंस का फार्मूला Q इक्वल टू CV होता है। एक क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, क्लियर हुआ। किसी बॉडी, देखो ये होता है पोटेंशियल, V क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ये होता है कैपेसिटेंस, ये होता है चार्ज। तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपन V हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपन V हो जाएगा। तो इसकी यूनिट की अगर बात करें तो ये आएगा, चार्ज की यूनिट आएगी कोलम, और V पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है, क्लियर हो। तो कैपेसिटेंस की दो यूनिट होती है, तो फेरेड भी होती है, कोलम पर वोल्ट होती है। तो याद रखना इस बात को, ये बात ध्यान रखना, Q इक्वल टू CV होता है ना। किसी बॉडी पर अगर चार्ज Q दिया है तो उसका पोटेंशियल V से बढ़ जाता है, क्लियर हो। तो वो होता है तुम्हारा कैपेसिटेंस। इतना ध्यान रखना, बस तुमको फार्मूला याद रखना, Q इक्वल टू CV होता है। तो इसकी यूनिट फैरेड होती है F, या फिर हम बोल सकते हैं कोलम। ये मैं दो यूनिट इसलिए बता रहा हूं, देखो दोनों सेम चीज है। कोलम पर वोल्ट की वैल्यू फैरेड होती है। मैं दोनों चीज इसलिए बता रहा हूं, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, वहां पे फेरेड गिवन नहीं है, वहां पे कोलम पर वोल्ट गिवन है, तो तुम ध्यान रखना इस बात को, कोलम पर वोल्ट किसी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की होती है, क्लियर हो। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अभी बताया, यहाँ पर V एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। एक चीज ध्यान रखना, इसकी यूनिट एक और होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है, और एक और होती है जूल पर कोलम। क्या होती है, जूल पर कोलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है और जूल पर कोलम भी होती है, क्लियर। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आने के चांस बनते हैं 1 मार्क्स में। इसके बाद हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो हर एक चैप्टर के तुम्हारे शॉर्टकट क्वेश्चन आते आएंगे। हो सकता है तुम्हारा लेक्चर बहुत लंबा खींच गया, वो 20 क्वेश्चन कराया मैंने, 1 आवर समथिंग लगा हुआ इसमें, तो 20 क्वेश्चन 1 आवर में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बट ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन ही हमने सोल्व नहीं कराए, यहाँ पर तुम्हारे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है इसकी पूरी थ्योरी हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पर। और अगर इसमें तुम्हारे 20 के बजाय हमने और भी चीज़ ऐसे एक्सप्लेन की है कि अगर और भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कुछ इससे जुड़ा हुआ, तो हमने वो चीज़ यहाँ तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आई होप डेट कि तुम सबको यहाँ पे थोड़ा मज़ा आया होगा, ये अच्छा लगा होगा पढ़ने में। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आगे के बारे में अपडेट मिलता जाएगा। थैंक यू।